तो लोकायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्री श्रीचंद महरोल से, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है देश भर में दलित आंदोलन के अंदर, और वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। और क्या उन्होंने अपने जीवन में देखा है संघर्षों के बाद, किस प्रकार से राजनीतिक दलों में और राजनीति में जो है दलितों के साथ और दलितों में भी दलितों के साथ भेदभाव होता है, उसकी वो यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो महरोल साहब, स्वागत है आपका। जय भीम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है समाजवादी आंदोलन में आए जी, और कैसे आपकी एंट्री समाजवादी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में? एक्चुअल क्या है कि शुरू में हमारे यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर तहसील के इलाके से गुरदयाल सिंह एडवोकेट थे जो सोशलिस्ट पार्टी में थे। उन्होंने चुनाव लड़ा। जब वो मेरे गांव में गए तो मुझसे मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में मुझे सोशलिस्ट पार्टी की बातें पसंद आई और मैं उनके साथ जुड़ गया। उसके बाद फिर श्री स्वर्गीय राजनारायण जी से और दूसरे लोगों से मुलाकात हुई। और ये जो डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 जी, इसको न तो मैं समझता हूँ पिछड़ा वर्ग तो आज तक भी नहीं समझ पाया। मैंने जो इसे समझा वो ये है कि मैंने जब एनालिसिस किया तो 93% को मिलता है 60%। अच्छा। और 7% को मिलता है 40%। अब ये मोटी सी बात है, समझ में आती है कि किसको क्या मिला, लेकिन पिछड़े नहीं समझ पाए। ये मुझे क्यों पता चला? जब 71 में 71 में शायद जो राज्यसभा का एक चुनाव होना था, तो राजनारायण जी कहते थे कि मुझे उम्मीदवार बनाओ। तो जितने भी ये दूसरे बाबू लोग थे सोशलिस्ट पार्टी में, नाम नहीं किसी का लेना चाहता, बिल्कुल, उन सब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, और 100 में 60 में शकुंतला, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव का नंबर आता है, इसलिए श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव लड़ेंगी। तो बात क्लियर हो गई। श्रीवास्तव कैसे पिछड़े आ जाएंगे? वो क्योंकि डॉक्टर लोहिया के पिछड़ों में पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अगड़ों की महिला, ये सब मिला के 60, 52 को 60 कौन देगा? मतलब ब्राह्मणी महिला भी जो है पिछड़ी, सब मतलब 52 को 60 कौन देगा? ये मैं ताज्जुब करता था कि 52 को 60 देते हैं डॉक्टर लोहिया, ये कैसे हो सकता है? उस दिन वो बात क्लियर हो गई जब शकुंतला श्रीवास्तव की बात सामने आई और राजनारायण जी कहा आप नहीं लड़ सकते, तो बात क्लियर हो गई। उसी लिए मैंने जब 1973 में भागलपुर सम्मेलन हुआ सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें एक प्रस्ताव मैंने मन से पेश कर दिया कि मैं नहीं समझता कि डॉक्टर लोहिया ने किन्हीं कारणों से या किस तरह से पिछड़ों को 100 में 60 दे रहे थे। जब मैं एनालिसिस करता हूँ परसेंटेज के हिसाब से वर्गीकरण करके, तो ऐसा हालात बनती है। लेकिन कर्पूरी जी ने मुझसे बहस की कि आप जानते हैं क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं? मैंने कहा क्यों, मेरी बात सच है कि नहीं? कि खाक आपकी बात सच है, दूजी लोग सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा कर्पूरी जी, दूजी लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं या पार्टी में रहें, ये बताइए मेरी बात सच है कि नहीं? उनका खाक तुम्हारी बात सच है, जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो कहाँ सच रहेगा जी? ये तो कर्पूरी ठाकुर जी को तो बिहार के अंदर जो है वो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। हाँ, उसकी भी कुछ चीजें हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक्चुअल समाजवाद को जिस रास्ते पर आना चाहिए था वो आ नहीं सका। उसमें कई चीजें हैं, सिर्फ ऊपर के बुराई के पत्ते झाड़ने से पेड़ के बुराई खत्म नहीं होती, उसकी जड़ काटनी पड़ेगी। जड़ काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो आप जैसे समाजवादी जो पूरा आपका इतिहास रहा है, लेकिन आप जो है मतलब अम्बेडकरवाद से आपका क्यों नहीं प्रभावित है? कि जो अम्बेडकरवादी पार्टियां थी, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, जो और जो दल थे उस दौरान, उनमें आपका क्यों रुझान नहीं आया? एक्चुअल क्या है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चुनाव में मेरा वास्ता गुरदयाल सिंह जी से पड़ा, और वो चूंकि सोशलिस्ट थे इसलिए मैं उधर जुड़ गया। फिर मेरी राजनारायण जी से मुलाकात जब हुई तो मैंने उनके सानिध्य में काम करना पसंद किया, और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो कुछ जाना, जो कुछ समझा, जो कुछ पढ़ा मैंने, वो सिर्फ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भगवान दास जी से ही जाना, पढ़ा, समझा। तो उससे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। कुछ नहीं जानते थे। तो ये क्या कोई, क्योंकि पूरा पश्चिम आप आता है ऐसे एरिया से जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर आरपीआई काफी मजबूत थी एक जमाने में जी, और अम्बेडकरवादी आंदोलन भी काफी अच्छे से था। तो ये अम्बेडकरवादी आंदोलन क्या आप तक नहीं पहुंचा था, या आप वहां तक नहीं पहुंचते, क्या लगता है? क्योंकि
देखिए आरपीआई जिन लोगों के हाथ में थी बाबा साहब के बाद, वो लोग सही ढंग से आरपीआई को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। जिन तक आरपीआई को जाना चाहिए था वहाँ तक आरपीआई जा नहीं सकी। कुछ लोगों ने अपना हित समझ के या अपनी भलाई के लिए या उसको सीमित दायरे में बांध करके रख लिया। आरपीआई जिस पर्पज से बाबा साहब ने बनाई थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसको वो लोग शायद समझ नहीं पाए। मैं उन लोगों का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1989 की एक घटना है जो मुझसे बीती है, इसीलिए मैं लोगों को जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, मैं उनको तथाकथित अम्बेडकरवादी कहता हूँ। क्यों? सबसे बड़े हीरो जो थे वो, अब फिर नाम की बात आ जाएगी, बीपी मौर्य जी का नाम आता है। कोई दिक्कत नहीं। बीपी मौर्य जी सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकरवाद के मानने वाले थे। उनको तो लॉयन बोलते, लॉयन पश्चिमी उत्तरी भारत में जी। उन्होंने 1989 में चुनाव लड़ने के लिए अपने घर राजेंद्र नगर से साहिबाबाद और गढ़मुक्तेश्वर तक पैदल यात्रा की थी। गढ़मुक्तेश्वर में जो उनके समापन समारोह था, उसकी पूरी जिम्मेदारी पब्लिक मीटिंग की मेरी थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे खास, जो हम कारोबारी आदमी थे, तो बाकी चीजें उन्होंने संभाल रखी थी, खाने पीने का, और वह समारोह की जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस मंच पर हम गढ़मुक्तेश्वर तहसील के 3 आदमी थे। एक मैं था, एक महबूब खां प्रधान थे बहादुरगढ़ के रहने वाले, वहीं एक गांव है, एक बक्सी खजान सिंह चौहान थे जो चेयरमैन थे नगर पालिका के। 3 आदमी थे। सबसे पहले नंबर मेरा आ गया। मैंने ये सोचा कि भाई भाषण तो बीपी मौर्य जी लंबा चौड़ा भाषण देंगे, तो भाषण की जरूरत भी नहीं है, स्वागत का मामला है, तो मैं उनके स्वागत में एक शेर पढ़ दिया। और शेर ये था कि कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तूने जो दिल के अंधेरे में जलाया था दिया, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है। इस पर मौर्य जी बौखला गए और बौखला करके तुरंत माइक पर आकर के कहने, पब्लिक ने चूंकि तालियां बजा दी, और पब्लिक चूंकि मेरी बुलाई थी तो तालियां बजाना हो सकता है ये स्वाभाविक भी था। उस तालियों की गड़गड़ाहट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने माइक पर आकर के कहा कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो एक त्यागी लड़का उनके साथ आया था हापुड़ से पैदल चल करके, ऐसे लोगों को पसंद करता हूं। शायद उनका ये कहना ही उनकी हार का कारण बन गया, जैसा मुझे महसूस हुआ। तो केसी त्यागी से वो हार गए और लोगों के, चूंकि मेरे बुलाए लोग थे, वो समझ गए कि मामला क्या है। ये एक खास बात है। क्यों, तो मतलब क्या लगा आपको, क्यों उन्होंने कहा ऐसा? जाती थी क्या उसके पीछे? अब इसमें ज्यादा बताना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, समझने की चीज है। एक वर्ड पर आप गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है। मैंने कहा ना रिपब्लिकन पार्टी, अभी उसके बारे में मैंने बताया, तो रिपब्लिकन पार्टी क्यों नहीं पहुंची दलित के घर घर, हर दलित के घर पर, उसकी वजह यही है, वो बहुत सीमित दायरे में। मतलब आपका कहने का आशय है कि एक जाति की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश के या जाति विशेष नहीं तो लोगों को, विशेष लोगों को मान लीजिए, वैसे जाति विशेष का ही है। लेकिन मौर्य जी के उससे 1962 और 60 का आंदोलन अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा काम किया। पर्टिकुलर उनकी जाति ने जो किया जेल भरने के मामले में रिकॉर्ड है। वो तो बहुत माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अब मौर्य जी की मानसिकता थी। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं जो बुद्ध प्रिय थे वो मनु प्रिय होके मर गए, जो संघ प्रिय थे वो मनु प्रिय होके मंत्री बन गए। तो जिनकी मानसिकता ही ये हो, उसके लिए मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकूंगा। तो जैसे आप समाजवादी आंदोलन के साथ भी रहे और आपने कहा कि मौर्य जी जब 1989 में जो है 89 तक तो काफी मेलोड डाउन हो चुके थे, उनकी स्थिति बहुत कम हो चुकी थी। लेकिन 70 में तो वो बहुत शेर थे। जब वो पूरा हर जगह जाते थे और उन्होंने मतलब सामान्य सीट से चुनाव जीते हैं वो 3 बार। तो एक बहुत बड़ी बिल्कुल उपलब्धि वाली बात। सामान्य सीट ही थी उस वक्त गाजियाबाद, उसी से लड़ना था उनको, इसीलिए पदयात्रा की थी। जी। तो क्या ये रहा कि रिपब्लिकन पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह जैसे आज की डेट पे जो हो रहा है कि वो दलितों के दूसरे वर्ग का वोट तो नहीं लेना चाहती, लेकिन सवर्णों के दूसरे वर्ग का वोट लेना चाहती, कुछ ऐसा था क्या? एक्चुअल देखिए, रिपब्लिकन पार्टी की जहाँ तक बात है, रिपब्लिकन पार्टी चलनी चाहिए
आइडियाज के हिसाब से, नीति के हिसाब से। अगर नीत नहीं है आपकी, नियत नहीं है आपकी, तो कुछ नहीं होगा मुल्क में। भारत गारत होके ही रहेगा, कोई नहीं रोकता। जरूरत है यहाँ नीत, और नीत के पीछे होनी चाहिए नियत कुछ करने के लिए। यहाँ जनहित का कोई काम नहीं होता। आज तक 70 वर्ष में जनहित का कोई काम हुआ ही नहीं है। जो बर्निंग इश्यूज है इस देश के, उन पर कभी गंभीरता से किसी भी पार्टी ने चिंतन किया ही नहीं है। मुझे लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की मानसिकता एक ही है, उसको इन्होंने समझ लिया है। लोकतंत्र माने लूटो खाओ मजा उड़ाओ, जो ना लूटे भाड़ में जाओ। प्रजातंत्र का मतलब है जनतंत्र का मतलब है कि जो बाहुल्य जातियां हैं उन्होंने अपना सामंतवादी और शहनशाहियत का तंत्र बना दिया, और प्रजातंत्र की किसी को परवाह नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र जो आज हम जो देख रहे हैं वो दबंग या ज्यादा नंबर वाली जातियों का जो लूटो खाओ मजा उड़ाओ बाहुल्य जातियों का खेल हो गया। जनतंत्र तो इसमें मतलब जो कम नंबर, जिनके पास संख्या कम है, उनके लिए कोई जगह नहीं, उनकी कोई जगह नहीं है। भारत की राजनीति में उसकी कोई जगह है क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि कर्पूरी ठाकुर, वो तो नाई बिरादरी के थे जी, तो बिहार में वो जिस जमाने में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब मंडल के बाद वो बनते नहीं। कर्पूरी ठाकुर कैसे बने मुख्यमंत्री? मंडल के बाद तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं विस्तार से कहूंगा तो, क्योंकि मुझे सब चीजों की जानकारी कहना चाह रहा हूँ कि क्या हकीकत है कि मंडल जब लागू हो गया तो मंडल में तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी, तो मंडल के ऐसा नहीं था। मंडल के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। मंडल कमीशन को कितने पिछड़ों ने पढ़ा है, नेताओं ने? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस नहीं पढ़ी है। मंडल कमीशन की 40 रिकमेंडेशंस हैं, और सिर्फ एक रिजर्वेशन नौकरी नहीं है उसमें, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन तो पढ़े और लागू करने की बात करें तब ना, पिछड़ों को तो बेवकूफ बनाना एक धंधा बन गया है कुछ पार्टियों का। करेंगे जाति के आधार पर, नतीजा क्या निकला? हो गया क्या? 1931 में हुआ था, फिर हुआ ही नहीं। तो ये बहकावा है उनको बहुत बड़ा, और उनके नेता, उनके कुछ ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों की एकता नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको चाहिए संयोजक बनना, चाहे एनडीए बनाए चाहे यूपीए बनाए, संयोजक बनना चाहिए उनको। इसलिए पिछड़ों की एकता, वो अपनी सुप्रीमेसी को अलग रखते हैं। दोष लोग देते हैं मनुवाद ब्राह्मणवाद को। मैंने अपनी पूरी जिंदगी 50 साल लगा दिए इस बात पर कि कहाँ गलती है मनुवाद और ब्राह्मणवाद की। मुझे ये एहसास हुआ कि ये विरासत है, वो अपनी विरासत को सुरक्षित रखे हुए हैं, चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए। हम अपनी जो बाकी की विरासत है लोगों की, शूद्र और दूसरे लोग, पिछड़े और दलित, वो भी अपनी विरासत को सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारी विरासत है गुलामी। जब हम गुलामी की विरासत को नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने ठाट बाट और सर्वोच्चता की विरासत को क्यों छोड़ दें? गुलामी की विरासत तो कैसे छोड़ेंगे? गुलामी की विरासत तो छोड़नी है दलित और पिछड़ों को, वो गुलामी की विरासत को नहीं छोड़ते। तो उनसे उम्मीद करते हैं, वो ब्राह्मणवाद मनुवाद को गालियां तक देते हैं, और उनसे छुड़वाना चाहते हैं अपनी विरासत उनकी। हम अपनी गुलामी की विरासत को क्यों नहीं छोड़ते? मैं एक मिसाल आपको देता हूं, खास तौर पर उन लोगों को जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद को ज्यादा गालियां देते हैं। ब्राह्मण वो चीज है जो अगड़ा पिछड़ा सब जातियों को साथ लेके गम और खुशी में एक साथ सम्मिलित होता है, खान पान में एक साथ सम्मिलित होता है, बेटी बेटे का व्यवहार डिक्लेयर करके नहीं करता। हो जाए तो कोई बात नहीं है, छुटपुट कहीं कुछ हुआ होगा खिलाफत, वरना तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अगड़ी जाति जो पिछड़ी जाति जो संख्या बल में सबसे ज्यादा है, वो गम और खुशी में एक साथ सम्मिलित होते हैं। शहर को छोड़ दिए, गांव में जाइए, वहां पता चलता है। गम और खुशी में एक साथ सम्मिलित होते हैं, खान पान में एक साथ सम्मिलित होते हैं, बेटी बेटे का व्यवहार वो भी डिक्लेयर करके नहीं करते। हो जाए तो बहुत कम केसेज हैं ऐसे, जैसे हरियाणा हुआ, जो कहीं छुटपुट वारदात होती हो, वरना तो बर्दाश्त करते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा। सो कार्ड दलित नेता क्या बताएंगे? सो कार्ड दलित नेता जरा मुंह खोल के अपने बात बताएं कि क्या कहीं दलित गम और खुशी में एक साथ सम्मिलित होते हैं? और जिन्होंने इस सीमा को तोड़ करके, इन बंधनों को तोड़ करके दलितों को एक करने की सॉलिडरिटी के लिए काम किया, वो उपेक्षित हैं। दलितों में भी, पर्टिकुलर जाति में भी उपेक्षित हैं। वो जो ठेकेदार बनते हैं दलितों के, उनमें उपेक्षित हैं। मैं ऐसे कितने ही लोगों के नाम जानता हूं जिन्होंने सीमाएं तोड़ करके
दलित सॉलिडरिटी के लिए काम किया और आज भी कर रहे हैं, वो उपेक्षित हैं। और यही है कि जितना अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ वो होता रहेगा, क्योंकि उसका इलाज नहीं खोजा गया। जिनके पास इलाज है, आपके पास क्या इलाज है इसका? इलाज सिर्फ ये कि दलित सॉलिडरिटी पहली चीज, कैसे दूसरी आएगी वो? पहली चीज है ना उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम बता रहा हूं मैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप गांव में जाइए, गमर खुशी में एक साथ सम्मिलित होइए। क्या बात है कि अगर किसी महर्षि भगवान वाल्मीकि के लोगों की मौत हो जाए, मतलब भंगियों की, तो भंगी इकट्ठे होंगे, तब मैयत को उसका संस्कार होगा, दाह संस्कार। अच्छा, उसमें दूसरे नहीं इकट्ठे होते। इसी तरह हर जाति का यही हाल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो दलित आंदोलन है जी, या जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है वो तथा कथित लगाइए उसमें। अच्छा। अम्बेडकरवादी तो है ही नहीं, तथाकथित जो है उनको कोई मानता नहीं। तथाकथित जो है उसमें जातियों की डोमिनेंस है, हाँ, जातियों का डोमिनेशन है। तो बाकी जो और छोटी छोटी जातियां उनको छोड़ दिया उन्होंने, उनको छोड़ दिया, मतलब उनके साथ वो तो उनके लिए भी गुलाम है। जैसे हाँ। कहते हैं कि अगड़ों का गुलाम बाकी सब है, तो वो भी तो गुलाम चाहिए ना उनको। हमारी मानसिकता गुलाम रखने की है, मतलब सब एक एक गुलाम, सबको एक सबको एक एक गुलाम चाहिए। तो ये तो बड़ी, मतलब अगर इसका इलाज नहीं होगा तो बड़ा, मतलब इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत गारत होने जा रहा है। जिन्होंने 55-60 वर्ष हुकूमत की भारत पर, उन्होंने भारत को गारत होने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। अब कौन जिम्मेदारी है तो जनता तय करे, जनता को कुछ पता नहीं। जब 2000 साल से जो जेवर है ना, 55 साल से कैसे बोल देंगे? 55 साल मतलब 55 साल तो आपकी डेमोक्रेसी का। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने, 70 अगर मैं ये साल। मानूं कि संविधान को फ्रेमिंग किया, जी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तख्त, ताज और तलवार को मिटा करके संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था दी थी इस संविधान से। लेकिन क्या यहाँ के राजनेता समझ पाए इन चीजों को? आज मैं जब देखता हूँ तो दलित नेत्री और दलित नेता जो मुकुट पहन करके सबसे ज्यादा मंच पर शान दिखाते हैं, मैं देखता हूँ तलवार लहराते हैं, नंगी तलवारें मंच पर। उनको गैरत आती है कि तख्त, ताज और तलवार को मिटा करके संविधान लिखा गया। बोलते हैं कि अगर हमको मारेगा कोई तो हम क्या तलवार नहीं उठाएंगे? अगर सहारनपुर जैसी घटनाएं होंगी तो तलवार नहीं निकलेंगी क्या? उसका इलाज क्या सहारनपुर की घटना हुड़दंग है क्या? वो कुछ हुड़दंग और से कह रहा है। मुकाबला करेंगे इस देश में? मैंने 2 रास्ते बताए। जब तक दलित सॉलिडरिटी, और अगर स्टेट का मामला अत्याचार का है तो रिजर्व सीट पर चुनने वाले एमएलए इस्तीफा दें। लेकिन वो ये बोलते और केंद्र का मामला है जैसे रोहित वेमुला हैदराबाद का, तो दलित सीट पर चुनने वाले एमपी इस्तीफा दें। और अगर ये हो जाएगा तो सरकार फिर सोचेंगी कि इनकी सुरक्षा कैसे की वापस उनके। हमको नहीं चाहिए कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये नाटकबाजी बहुत हो गया। 70 वर्ष देखते देखते गुजर गया साहब, इसको खत्म किया जाए। हमको कमीशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए अपनी सुरक्षा। और सुरक्षा कैसे होगी उसका रास्ता हम बता रहे हैं। जो बर्निंग इशू है इस मुल्क के, मैं रिजर्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता हूं, क्या? लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलिए आप। देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका ये है कि एससी एसटी को मिलता है प्रोपोर्शनेट। जी, अगर बाबा साहब की मानसिकता की बात करूं तो बाबा साहब हर जाति को, हर वर्ग को प्रोपोर्शनेट देना चाहते थे, क्योंकि जातियों में तो बढ़ ही नहीं सकता। जी, जी। प्रोपोर्शनेट देना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं मानी। उस वक्त लंबा टाइम लग जाएगा बताने में, पूरा डिटेल में। इशारा समझ लीजिए कि बाबा साहब चाहते थे कि सभी वर्गों को प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिले। जी। अगर ये रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट दे दिया जाए, अभी भी जैसे एससी एसटी को मिल रहा है, बाकी 3-4 जो हैं उनको भी प्रोपोर्शनेट दे दिया जाए जी, ब्राह्मण 3% तो है। समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई, हर जाति पात्र बन जाएगी, वर्ग को मिलेगा, वर्गों को बांटा जाएगा, लेकिन हर जाति किसी ना किसी वर्ग से जुड़ी है, तो हर जाति पात्र बन जाएगी रिजर्वेशन की। और ये जो बार बार बांग देते हैं कि गरीबों को, गरीबी सीमा को, अगड़ों को भी, अरे सबको मिल जाएगा, नाटक क्यों करते हो? सीधा सीधा कंप्लीट सोल्यूशन उसका यही है। जब नौकरी नहीं है तो सर्विस मिलेगा। नौकरी तो वो एक्चुअल नौकरी की बता दूं आपको, मैं कहता हूं अगर नौकरी देना आप चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, तो गांव में सबसे पहली जरूरत है आप उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो बड़ा दलाल है उसको साफ कर दीजिए। बिल्कुल, उसको साफ कर दीजिए। और किसान मजदूर के बेटे जो बेरोजगार है गांव में, उनको सीधे सप्लाई पर लगा दीजिए शहरों में। और जो पक्का माल बनेगा फसल से पैदा होने वाला, उसका गांव में बनेगा। मतलब जिला हेडक्वार्टर और महानगर से 25-30 किलोमीटर दूर इंटीरियर गांव में उसकी फैक्ट्री लगी, छोटी छोटी। गांव से माइग्रेशन बंद हो। ये मोदी मिल जो दिल्ली में है, इसकी जरूरत नहीं है। किसान
जो संपन्न है वो, और बाकी सबको एक कॉर्पोरेशन के तरह इसके से एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जाए। आधे पैसे का इंतजाम वो लोग करें, गांव के लोग जो उसमें पार्टनर होंगे, और आधे का इंतजाम सरकार व्यवस्था करे उसकी, तो हर धंधा चल जाएगा। तो गांव में लगेगा तो सड़कें बनेंगी, तो साधन सब कुछ गांव का अगर उत्थान करना है तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन राज सत्ता वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता का काम क्या है इस मुल्क में 70 वर्ष से हम देख रहे हैं, उनका काम जनहित का नहीं है। उनका काम है लूटो खाओ मजा उड़ाओ, जो ना लूटे भाड़ में जाओ। लेकिन सत्ता जो होती है, कभी सत्ता से हम जो है समाज परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। सत्ताएं कभी समाज परिवर्तन नहीं करती, समाज सत्ता परिवर्तन करता है। मैं फिर इसके लिए कुछ कहूंगा जी, अगर आप सुन सकते हैं तो। नहीं, इस 70 वर्ष में केंद्र में जो सरकारें बनी हैं जी आज तक, और 5 वर्ष पूरी चली है, वो सब की सब संविधान विरोधी, राष्ट्रवाद की घोर उपेक्षा करने वाली और समाज विरोधी बनी है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं आम आदमी की समस्या है क्या, या मुल्क को क्या कैसे बचाया जाए, गरीब को किस तरह से आगे लाया जाए। भारत का संविधान है जो दुनिया में ये कहता है कि इस देश में जनता की बादशाहत है, लेकिन यहाँ क्या है, बादशाह को गुलाम बना रखा है और जो बाकी जो लुटेरे हैं वो मालिक बने हुए हैं। तो जो भारत बोलते हैं, गांधी जी बोलते थे भारत गांव में रहता है, बाबा साहब बोलते हैं गांव नरक है, क्योंकि यहाँ इतनी जातियों का मनोवाद जो है वो असली गांव में ही दिखाई देता है। चमरोली है, अहिरोली है, वाल्मीकि बस्ती है, मसबूश टोली है, ये जब तक अलग अलग टोली अलग अलग खापे रहेंगी गांव में, तो मनोवाद का असली उदाहरण तो वहीं दिखाई देता है। रावत जी, गांधी जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सुन ले तो मैं कहूँ। गांधी जी जो कहते थे, उन्होंने भंगी बिरादरी को महर्षि भगवान वाल्मीकि का नाम दे दिया, उनके वंशज बना दिया या उनको गुरु बना दिया, जो भी किया, उनको वाल्मीकि बना दिया। अमित चंद शर्मा ने दे, गांधी जी बहुत अच्छी नहीं, अमित चंद शर्मा जो काम कर रहे थे वो गांधी जी के इशारे पर कर रहे थे, ये मुझे पता है जी। तो उनको बना दिया। अब उनसे ये पूछे कोई, और खुद क्या कहा उन्होंने कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो, ताकि इस कौम की सच्ची सेवा कर सकूं। मतलब कौम को तो, भंगियों को तो आपने वाल्मीकि बना दिया, तो फिर अब भंगी कोई रहा ही नहीं। मैं तो अपने को महाभंगी कह सकता हूँ, तो भंगी तो रहा नहीं, तो फिर गांधी जी जन्म कहाँ लें? वो उनकी आत्मा रोती होगी। सवाल है कि गांधी जी इंतजार करते रहे अगले साल तक, उनकी आत्मा रोती होगी इस बात को कि मैं कहाँ जन्म लूं, मैंने वादा किया था कि अब भंगी तो कोई रहा ही नहीं, सब वाल्मीकि हो गए। तो गांधी जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं, हमने कहा कि जो गांव में जो जब तक गांव में जो है डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगी, लोकतांत्रिकरण नहीं होगा, तो दिल्ली में हम प्रधानमंत्री किसी को बना दें, गांव की चौखट में अगर लोग वैसे ही बैठेंगे सामंतशाही के साथ में, तो क्या 70 वर्ष में किसी भी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम किया है? मैं कभी कभी जो मुझे अजीब लगता है, 50 वर्ष राजनीति में रहते हुए मैंने ये देखा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां वो सब पॉलिटिकल माफियाओं के गैंग हैं। नेता पॉलिटिकल माफिया हैं और कार्यकर्ता जिसे अपना कार्य पता ना हो वो करता। आप समाजवादी पार्टी में रहे, लोहिया जी के साथ में रहे, क्योंकि आप राजनारायण जी के साथ में रहे जी, तो ये इतनी बड़ी पार्टी जो कि जनता की पार्टी बोली जाती थी, और लोहिया जी तो जनता के नेता बोले जाते थे जी। तो इन पार्टियों के बीच में रह के इनका जातीय पूर्वाग्रह का आपको झेलना पड़ा कभी? लोहिया जी की जो धारणा थी एक तरह से काफी उन्होंने बदलाव पैदा किया। यही वजह है, जैसा मैं जानता हूँ, अर्जुन सिंह भदौरिया ने अपनी बेटी की शादी परिमल कुमार दास बंगाली से कर दी, जो एक दलित थे, जेलों में प्रोफेसर थे। और उन्हीं लोहिया जी के मानने वाले, अब नाम लेने की बात आ जाएगी तो सैफई के जो महाधीश हैं जी, उन्होंने सैफई को ही राजघराना बनाने के लिए तैयारी कर दी। और बिल्कुल सही है वो। मेरा केवल ये कहना है कि आप इतने लोगों के साथ काम किए, राजनीतिक तौर पे आपने ज्यादा काम किया जी, और आप ये मान रहे हैं कि राजनीतिक दल फेल हो चुके हैं जी, वो जनता का सवाल नहीं उठा रहे हैं जी। ये भी जरूरत है, जैसे हम आज के दौर में हिंदुत्व के पूरा खेल देख रहे हैं जी, या जिसको लोग, अगर हिंदुत्व तो बड़ा सॉफ्ट नेम है, चलो उसका अगर मनोवादी बोले तो ज्यादा अच्छा है, या जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा है इस वक्त पावर के अंदर भी, स्ट्रक्चर के अंदर इस पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ राघव जी, मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। तो वो स्ट्रक्चर में पूरा है, तो लोग कहते हैं कि जो भाजपा है
वो सरवाइव इसलिए कर रही है क्योंकि संघ है, इतने सालों से उनके ऊपर नियंत्रण कर रहा है, 1925 से लेकर के चल रहा है जी। तो औरों के पास में सोशल मूवमेंट की कोई स्पेसेस नहीं है। कांग्रेस के पास में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो सामाजिक तौर पे उनको कंट्रोल करते, सांस्कृतिक तौर पे। और बहुजन पार्टियों को तो इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमारा भी कोई सामाजिक संगठन होना चाहिए जो कम से कम नेताओं को कंट्रोल कर सके। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन मजबूत होंगे जो राजनीति को कंट्रोल कर सकें तो शायद जो है हम लोगों का कुछ आगे बात वो सुनेंगे? रावत जी, इस देश की राजनीति में जब कांग्रेस और बीजेपी या जनसंघ को हम अलग करके देखते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं समझता हूं कि दोनों ही एक सिक्के के एक विनाशकारी है और एक शीघ्र सर्वनाशकारी है, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने अभी पहले बताया कि वो क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, वो सबके सामने है। उनकी राजनीति और बाकी जो पार्टियां वो तो पार्टी है ही नहीं। आप कहें बहुजन समाज पार्टी और ये समाज पार्टी और सपा, और सपा तो सपा, सपा माने सपा, कुछ नहीं। तो फिर इसका देखिए सब खत्म है तो अभी जो चुनौती हमारे सामने है उसको मुकाबला कैसे? इसका विकल्प ये है सिर्फ कि जो इस देश को, भारत को गारत होने से बचाना चाहते हैं वो घर में छुपे हुए बैठे हैं। उनको वो जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने पब्लिक में, उसकी जरूरत नहीं। उनको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और इस देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आप असली बादशाह इस मुल्क के हैं संविधान के हिसाब से। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि आप बादशाह हैं। मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि मुझे चाहे गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि गौरक्षक जो है वो 80% दिन के तो गौरक्षक है, रात के गुंडे हैं। अब 80% के जब आंकड़े उनके पास में हैं गुंडों के तो उनको सजा क्या मैं दूंगा? कौन देगा सजा? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तो ये जुमलों से बात नहीं बनने वाली ना, हमको प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा तभी देश बचेगा। कैसे करें? और देखिए जो आज है चीजें, वो जो आप कह रहे हैं, हजारों साल की विचारधारा है उनकी और 90 साल का रात और दिन काम कर रहे हैं वो लोग। पिछला जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और जो बाकी चुनाव हुए जैसे उत्तर प्रदेश का, जो रात और दिन काम कर रहे थे वो कामयाब हो गए, जो हरामखोरी कर रहे थे वो सब हार गए। बस यही एनालिसिस है इसका सही। जिसको बहस करनी हो बहस कर ले। किस लिए वोट चाहती थी मायावती जी? मैं नाम लेके इस वक्त कह रहा हूं, बसपा किस लिए दूसरी पार्टी वोट चाहती थी? कि मुद्दा क्या है उनके पास? वोट क्या दलितों को दलितों की परेशानी का मालूम है कुछ? क्या पिछड़ों को पिछड़ों की उपेक्षा का मालूम है कुछ? क्या किया उन्होंने पिछड़ों के लिए आज तक? आज तक जो आप बात कर रहे हैं कि ये पार्टियां जाती हैं और केवल अपनी पहचान, हम दलित हैं, हम पिछड़े, इसी पे बात करते हैं, बस राग गाती है सिर्फ। तो उसके अलावा किसान की समस्या क्या है, मजदूरी की समस्या क्या है, खेत खत्म हो रहे हैं, खलियान जल रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी बहुत कुछ करने की घोषणा करती है किसानों के लिए। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो बड़ा दलाल है उसे साफ कर दो। किसान मजदूर के बेटे जो बेरोजगार हैं, रोजगार भी पैदा होगा, उसको सीधे सप्लाई पर लगा दो शहरों में जिस माल की जरूरत है, और जिसकी जरूरत नहीं है, सरप्लस माल है, उसके वहीं पक्का माल बनेगा। जब आप बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेट सिस्टम होना चाहिए, पार्टियों को देना चाहिए जी, तब से लोग ये बोलते हैं, अम्बेडकरवादी बहुत सारे उसमें से बोलते हैं कि भाई जो वाल्मीकि समाज जैसे है भाई ये बाबा साहब के साथ नहीं आया इसलिए जो है ये भाजपा के साथ रहता है और भाजपा के साथ रहता है उसको वोट देता है, लेकिन बीएसपी ने एक टिकट नहीं दिया वाल्मीकि को। रावत जी, मैंने अभी जो सुप्रीम थे डॉक्टर अम्बेडकर, तथाकथित डॉक्टर अम्बेडकरवादी, उनकी घटना बताई। अब वो क्या साथ नहीं आते और जो साथ आता उसे हम भगाते लताड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ? जो साथ आए उसको साथ में लगाओ, उसको भगा दो। तो ये जो आपको जैसी घटना मैंने अभी गढ़मुक्तेश्वर की आपको बताई, उन्होंने भगाया तो क्या उनको आपकी जाति का पता था कि? हाँ, और अगर मैं दूसरी बात कहूंगा अब आपको तो हैरत करने की हो जाएगी। तो एक तरफ तथाकथित डॉक्टर अम्बेडकरवादी का ये फैल मैंने बताया गढ़मुक्तेश्वर का, और दूसरी तरफ 89 की बात ये है तो मैं 90 की बता रहा हूँ। 1990 में चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो बात आई, हम लोगों में आपस में चर्चा चली कि भाई चंद्रशेखर जी का स्वागत करना चाहिए। तो मैंने कहा लोकदल के बैनर से स्वागत नहीं किया जाएगा, उसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाएं। तो हम लोगों ने दिल्ली देहात की तरफ से एक कमेटी ऐसी बनाई और रजोकरी गांव है
वहाँ के एक रामस्वरूप राव थे, जी। उनको चेयरमैन बना के हमने उनका स्वागत किया। उस स्वागत में बात तो लंबी है, बहुत प्रांगण पूरा भरा हुआ था स्कूल का। उसमें जब मैं बोला, लास्ट में मेरा नंबर आया, चंद्रशेखर जी ने कहा भैया 2 मिनट से ज्यादा मत लेना, महोदय 1 मिनट में ही कह दूंगा मैं जो कुछ है ना। अच्छा। तब अब भाषण की तो गुंजाइश खत्म हो गई, तो मैंने माइक पर सीधा गया और मैंने कहा कि गांव का मान है शेखर, गांव की शान है शेखर, किसान और मजदूर का स्वाभिमान है शेखर, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की सही पहचान है शेखर, इसलिए रजोकरी गांव में आपका हार्दिक सम्मान है शेखर। जहां पब्लिक ने जम के तालियां बजाई, चंद्रशेखर जी खुद भारत का प्रधानमंत्री थे, वो तालियां बजा के कह रहे थे वाह वाह वाह। और मरने से पहले मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने फिर कहा कि वो जो रजोकरी में सुनाया था वो सुना दो। अच्छा। उनका जो शैडो था एक, उसने उसको कवरेज किया। मैंने उनसे कहा मुझे सीडी दे देना, हाँ हाँ तो कर दी, लेकिन सीडी आज तक मिली नहीं। ये जो खेल इस मुल्क में चलता है, जिसकी जेब कमजोर है, जिसकी जाति कमजोर है, उसकी कोई औकात इस मुल्क में नहीं है। जब आपने चंद्रशेखर जी का स्वागत किया तो चंद्रशेखर तो उस समय जो थे ऐसी सरकार को तोड़ के प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। जो कुछ करके कुछ आगे बढ़ी थी। तो आप देखिए, ऐसा मुझसे बहुत लोग कहते थे कि चंद्रशेखर जी से आप सीधे जाकर के बात करिए। भाई कोई काम हो, कुछ ही बात के लिए मैं क्या कहूँ उनसे जाके नमस्ते करने जाओ? मतलब चंद्रशेखर जी तो कभी भी दलितों के समर्थक नहीं, मैंने इसलिए कहा कि एक तरफ तथाकथित अम्बेडकरवादी हीरो थे उस दौर के, अच्छा। उनका कॉल फैल क्या था वो मैंने बता दिया। दूसरी तरफ मैंने जो क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे, उनका कॉल फैल बताया कि लोग दोनों में अब कंपेयर करिए कि कौन सही था मेरे लिए। बेसिकली ये आप मानते हैं कि अगर किसी को अगर साथी हमारा रिस्पेक्ट नहीं देगा तो दूसरी जगह चला जाएगा? नहीं, जाने की बात तो नहीं है। मैं विचारधारा अपनी डेडिकेशन खत्म हो जाएगा फिर तो। हम जिस लाइन पर चले, हमारा रास्ता, मंजिल मिले मिले ना मिले, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। अभी जो है हम इस बात के मानने उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो ये जो हाथरस के पास में जो इजलास है कौन सी जगह? जी, इजलास है। क्योंकि भाजपा ने तो कुछ वाल्मीकि को टिकट दिए हैं, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने भी कुछ टिकट दिए वाल्मीकि को भी दिए हैं। शायद बसपा ने शायद कोई टिकट किसी वाल्मीकि को नहीं दिया। तो नहीं, मैं मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का आशय ये है कि वहां से जो वाल्मीकि कोई क्या नाम था उनका, वो चुनाव लड़ रहे थे, जो अपना गिलास अपने जेब में रख के जाते थे। दिलेर का बेटा, उसका बेटा था। बेटा भी, पिताजी जो है उसके 3-4 बार विधायक रहे और एक बार। अब मैं अपनी बात कहूँ क्या? मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। जो इलाके में ले जा करके गिलास अपना ले जाना, और जाटों के छोटे छोटे लड़के भी उनका नाम लेते थे, और उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई ये आज के दौर में 70 साल बाद भी ऐसा हो रहा है, तो बोलते कि तो हमारी परंपरा है, कोई खराब बात हो ना। तो अब ऐसे जब सांसद या विधायक बनेंगे तो कैसा उम्मीद करेंगे आप? सुनना चाहते हैं मुझसे आप? अच्छा, तो मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने अपनी आंखों से देखा 1977 में यूपी निवास, अभी उत्तराखंड को चला गया, पहले यूपी में था, वहाँ एक मंत्री जी रुके हुए थे उस दौर के, नाम नहीं लूंगा उनका। मैं रमाशंकर कौशिक जो थे उनके साथ गया था उनसे मिलने। मैं तो जाके सोफे पर बैठ गया, लेकिन जो भूतपूर्व एक एमपी रहे थे शिवलाल वाल्मीकि, वो जहाँ जूती निकली हुई थी जूतियों पर बैठे थे। माय गॉड। अच्छा, मेरी अपनी आंखों की बात है, देखा है मैंने, जो मैं कह रहा हूँ आपसे। कौन थे वो? शिवलाल वाल्मीकि। वाल्मीकि साहब नाम नहीं बताऊंगा उनका, आप नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मंत्री थे। अच्छा। और मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बता दीजिए ना। और नाम बता दीजिए, और कर देंगे। काशी राम जी की और मायावती जी की सहयोग से वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुलायम आप तो समझ ही लगे होंगे आप, नाम लेना ही क्या जरूरी है। मुलायम सिंह यादव। मैंने उस शख्स को जूतियों पर बैठे देखा, और क्या कह रहे थे, अरे भाई कुछ बढ़िया सा ढोला वाला सुनाए थे। उसने अपना निकाला, वो जो चिकारा टाइप का था। अच्छा। और ढोला सुनाया, एमपी नहीं। तो किन लोगों को एमपी बनाया जाता है, एमएलए बनाया जाता है? जेब में रहे। मैं इसीलिए कहा आपसे, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही थी, उनके दिमाग में घटनाएं थी इस दुनिया की। उन्होंने कहा देलफा देवी के नुमाइंदे होते हैं, वो दलितों के नुमाइंदे नहीं होते। आज भी यही हो रहा,
दलितों की पिटाई अत्याचार तब तक जारी रहेंगे जब तक डेल्फा देवी के नुमाइंदे उनके नाम से धोखा दे करके नुमाइंदगी करते रहेंगे। जब तक सही लोग नुमाइंदे नहीं बनेंगे तब तक यही रहेगा इस मुल्क में। क्योंकि ये बार बार ये बात आ रही थी तो लोगों ने कहा कि बहुत ये तो बड़ा अफसोस है, ऐसा व्यक्ति आज भी अत्याचार हो रहा, तो हमने कहा इस लेवल पे जब आदमी आता तो उसको तो खुद ही विद्रोह कर देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि डेल्फा देवी के नुमाइंदे क्या विद्रोह करेंगे? वो सब जितने नुमाइंदे चुने जाते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें कमीशन नहीं चाहिए, SC/ST कमीशन। हमको चाहिए वो कि अगर स्टेट का मामला है अत्याचार का तो रिजर्व सीट से चुनने वाले MLA इस्तीफा देंगे। केंद्र का मामला है रोहित वेमुला जैसा तो रिजर्व सीट से चुनने वाले MP इस्तीफा देंगे। ये दो चीज अगर मान ली जाए, लागू हो जाए तो दलितों पर अत्याचार बंद हो जाएंगे। फिर सरकार चिंतन करेंगी कि अत्याचार नहीं होना चाहिए, व्यवस्था करेंगी इसकी। जो RSS जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि एक दो जातियों के खिलाफ में बाकी जातियों को खड़ा कर दे रहा है, भिड़ा रहा है। देखिए RSS का जो टारगेट है वो अपने टारगेट को शूट करने में लगे हुए हैं। मैं RSS को गलत नहीं कहता। RSS में स्वर्गीय KC सुदर्शन जी ने एक बात कही थी कि मुस्लिम के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्लामिक कोर्स बनाया जाए। मैं कितने ही मुस्लिम नेताओं को कहा कि भाई जो KC सुदर्शन जी ने कहा है इसको आगे बढ़ा करके आप कह दीजिए कि 15 अगस्त 1947 को जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की में थी वो सब दे दीजिए और इस्लामिक कोर्स बना दीजिए और जितने उनके फिरके सब में बांट भी दीजिए। इतनी प्रॉपर्टी है कि उनको खुशहाल बनने में देर नहीं लगेगी। सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन न तो उन नेताओं की समझ, हर जाति हर वर्ग का नेता ही वाहियात है इस मुल्क में, दलित पिछड़ा माइनॉरिटी का खास तौर पर। तो कैसे करेंगे कुछ ना कुछ हमको जनता के बीच में हमारे जैसे लोग अपने सेल्फ डिपेंड होकर के खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के, चाहे पैदल जाना पड़े हमको, जैसे हम सोशलिस्ट पार्टी में थैला लटका करके चप्पल और धोती कुर्ता पजामा पहन के जाते थे गाँव, ऐसे जाकर के काम करना पड़े। लेकिन जनता को यकीन में लेना ही होगा। लेकिन हालात ये पैदा कर दिए हैं कि इतनी भूख पैदा कर दी है 70 वर्ष में आज़ादी में कि वो सुनता ही नहीं सही बात को। जानता है आपकी बात को मानेगा लेकिन करेगा नहीं। तो आपका कैडर कैसे बनेगा जब उसको पैसे नहीं दोगे आप 2-4 रुपए? अगर आप चुनाव लड़ने जाओगे और आप बोलोगे मैं 100 लोग मेरे को बाइक लेके मेरे पीछे आए, तो अगर है तो मतलब चुनाव प्रक्रिया इतनी महंगी हो चुकी है, कर दी गई है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी ने कहा था एक बार कि इन बंदरों को मैं गोलघर में आने ही नहीं दूंगी, विपक्षी लोगों को मैं ऐसा कर दूंगी कि ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो महंगाई तो थी। तो मोदी जी तो पूरा कर क्या चुनाव आयोग जो कर रहा है वास्तव में वो लोकतंत्र का चुनाव आयोग है? इंदिरा जी का जो विजन है, कहूंगा तो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी बात। इंदिरा जी का विजन जो है मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विपक्षहीन भारत मोदी जी जो कर रहे थे कि उनका भी अपना एक टारगेट है जो दिया हुआ है, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, उनका टारगेट है। मोदी जी का तो मैंने बता दिया कि उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे दलित भाइयों को परेशान मत करिए, चाहे मुझे गोली मार दीजिए। नहीं, इससे कहने से काम नहीं चलेगा आपका। इसके ऊपर और डिटेल्स में बोलो। जितना आप कांग्रेस के बारे में डिटेल में बोल रहे हैं उतना इस सरकार के बारे में भी बोलो। कि अम्बेडकरवादी ये सरकार इस मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई से मेरा मतलब है आम आदमी की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं करेगी। ना मेहरोल साहब, एक चीज है, एक बात ये है कि अक्सर ये आरोप लगता है, खास करके अम्बेडकरवादियों पे भी लगता है और जो राजनीति कर रहे हैं आप तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी तो है ही नहीं, जो है वो घर में बैठे हुए। समाजवादियों पे भी लगता है कि वो लोग जो है एक सन 50 के दशक में बैठे हुए हैं। वो सन 50 में जो है वो जो एंटी कांग्रेसिज्म पूरा चलता था, लोहिया जी भी उसी से परेशान थे और डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भी RSS उतना मजबूत नहीं था उस वक्त था, लेकिन वो नहीं था, मेन ये था। लेकिन आज दौर बदल चुका है, तो आज दौर बदल चुका है। आज जो हिंदुत्व का जो फन है पूरा वो भयंकर तौर पे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की या कांग्रेस, मेरा ये कहना है कि आज जो सबसे बड़ा खतरा है आपके पास में संघ का सांप्रदायिक पूरा वो एलिमेंट है, उसको लड़ने के लिए आपको पास में क्या, मतलब अगर कांग्रेस नहीं है तो आपके पास में और कौन सी शक्तियां जो इकट्ठा करके आप 525 सीटों पे जो है देश भर के अंदर संघ को हरा सकें? बहुत मेहनत का काम करना पड़ेगा हमको, गाँव में जाकर के समाज को तैयार करना पड़ेगा।
ये समाज कुछ को नहीं सुनने के लिए आने की तैयारी देंगे, नहीं। ये कुछ नहीं देंगे समाज को। उनको गुलाम बना करके ही रखना है और गुलाम बनाने की हर कोशिश इनके पास में मौजूद है। मेहरोज साहब, उसी एक चीज- आधार एक पर चीज ये में काम करते ये आप कह रहे हैं गुलाम, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि सारा समाज सब होशियार है। अब गांव में जाओ, किसी घर में चले जाओ, किसी लोगों के पास में कोई कमी नहीं है, लोग खूब बोल भी हैं। अब रहे हैं। मुझे कहना पड़ता है, जी आपके सामने सच्चाई बता दूं। जी जी बताइए। इन सरकार जो अब तक बनी है, ये सरकारें, इनको बड़े बड़े ऐड एक एक पेज के देने का तो शौक है, ऐड देती हैं। भारत के संविधान को, कानून को, नियम को जनता को बताना गुनाह है इनके लिए। वो जानकार नहीं होने चाहिए। वो अनजाने में गलती करें तो उसके उनका दोष क्या है? संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी भाग 4 उसको लागू क्यों नहीं करते? इनको सिर्फ अनुच्छेद 44 याद है, कॉमन कोड 43 तक तो लागू कर दो। आप ये बताएं कि आप तो मतलब आप तो वाल्मीकि नहीं लगाते नाम क्या? मैं वैसे ही पसंद नहीं करता क्योंकि वो दिया हुआ किसी का है, हाँ, धोखेबाजी दूसरे का नाम। तो आप क्या नाम लगाते हैं अपनी अगर कोई जाति मेरी पूछता है तो मैं अपने को कह दूंगा कि मैं महाभंगी हूँ। महाभंगी है। तो महाभंगी, क्योंकि ये जो भंगी शब्द है उसको बहुत तरीके से डेरोगेटरी लोगों ने बनाया है, संवैधानिक तौर पे बनाया, लेकिन भगवान दास जी ने लिखा। हम डॉक्टर लोहिया के चूंकि मानने वाले हैं और डॉक्टर लोहिया जी कहते थे सरल हिंदी जो आम आदमी की जबान हो, तो भंगी शब्द बोलिए आप तो गांव में सब समझते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि उसके दर्शन क्या है उसके पीछे हाँ, का। वो जो आप बोल रहे हैं कि महाभंगी है क्या है, ये समुदाय जो है, अब ये बात सब चीज पे आ गई इस बात पे कि ये समुदाय के पीछे रहने का अभी तक क्या कारण है? क्या एक कि हम लोगों ने ढंग से उसमें काम नहीं किया, या समुदाय समाज के अंदर भी समस्या है क्या? आप अंदर से आए तो आप एक्चुअल क्या है, देखिए ये प्री प्लान के तहत हुआ है। गांधी जिस मानसिकता से आगे आए, उस मानसिकता ने सबसे पहले सोचा कि कौन कौन जाति ऐसी है जिनको पकड़ करके रखना है, अपने चंगुल से नहीं निकलने देना। तो जो सो कॉल्ड डॉक्टर अम्बेडकर वादी कहलाए वो तो निकल गए, और जो जाति इस तरह की थी उनको उन्होंने पकड़ के रखा। हर जाति को कोई ना कोई भगवान देवता कुछ ना कुछ दे दिया, खूंटा दे दिया, उस खूंटे से बेचारे बंधे हुए हैं। अब उनमें जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि चीज वही है। गांधी का तो चलो आपने मान लिया, उनको हर तरह की सुविधा दे दी जाएगी। और गांधी ने जो है उनका आश्रम में बुलाया, एक सोशल, गांधी एक एनजीओ वाले थे ना, एक बहुत बड़ा सामाजिक काम कर रहे थे। रावत जी जो गांधी जी ने किया वो आज कई बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं। जो पचकुइया रोड पर वाल्मीकि मंदिर पर जो उन्होंने रहना शुरू किया, इस तरह से आज उनके, आप एक बात देखिए, माननीय मोहन भागवत जी उज्जैन में शिप्रा में सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाते हैं। तो क्या खाना अमित शाह जी उनके साथ शिप्रा में स्नान करते हैं। हाँ, वो अलग बना और इधर उत्तराखंड में आपके उत्तराखंड में वो चक्रोता में उनकी पिटाई होती है मंदिर प्रवेश पर, और उनकी ही नहीं, तरुण विजय जी का भी सर फूट जाता है। क्या ये इतनी मोटी मोटी बातें हमारी समझ में नहीं आती? समझ में इसलिए नहीं आती कि हमारी मानसिकता वहीं तक सीमित रखी है उन्होंने। अब मेरे जैसा आदमी चूंकि सोचेगा, जो चिंतन करेगा, वो चीजें सामने आएंगी। वो वाल्मीकि के मंदिर प्रवेश उत्तराखंड का नहीं है, वो केस दूसरा है। चक्रोता जो अखबार हमें मीडिया से पता चलता है, हमें मीडिया से पता, हम उस केस के बारे में जानते हुए गए थे। तरुण विजय जी गोहाना कांड पर एक बहुत बड़ा लेख लिखते हैं जी, हिंदुओं के खिलाफ, कि हिंदुओं ने ये गलत किया। मिर्चपुर हुआ, सहारनपुर हो गया और जितना हो गया, पूरे देश में तो सब कुछ हो रहा है। तब तरुण विजय जी को होश नहीं होगा। जो आरएसएस का आदमी होगा, तो जब मंदिर प्रवेश की बात आएगी तो मंदिर प्रवेश पे जो व्यक्ति वहाँ मंदिर प्रवेश का शुरू किया आंदोलन, उस उत्तराखंड के अंदर, वो सब भाजपा के साथ चला गया, तो वो वहाँ से हीरो भी बनना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, रावत, लोगों को जो है मंदिर के अंधेर कोठरी में डालना नहीं चाहते। गलत धारणा है कि टोटली डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म को आप मानवता का धर्म बनाइए, और उसमें मेरी 2 शर्तें हैं, इनको अगर मान लिया जाए तो मैं हिंदू रहूंगा। एक तो ये था कि धर्म का पुरोहित जाति विशेष ब्राह्मण नहीं होगा, एक डिग्री तय कर दीजिए, जो उस डिग्री को पास करेगा वो किसी जाति का हो, वो धर्म का पुरोहित होगा। दूसरी ये है कि 4/6/18 का जो झाड़ झंकार है उसको खत्म करके मानवता के आधार पर
कुरान और बाइबल की तरह से एक धर्म ग्रंथ बना लीजिए मानवता के आधार पर। ये अगर हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 1935 या 36 और 1956 20-21 वर्ष इंतजार किया 20 वर्ष उनका, और ये 20 वर्ष केवल इंतजार में नहीं था, 20 वर्ष उनके पास और भी काम थे, बहुत सारी चीजें। इंतजार, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कन्विंस थे बुद्धिज्म के बारे में, ये 1935 में ही बचपन में ही वहाँ बदलाव किया, जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता था, दूसरे धर्म को बदला नहीं जा सकता था। स्टूडेंट लाइफ में वो तैयार हो गए थे। प्रवेश हो गया था। बहुत से लोगों ने आइडिया दिया था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी, सिखिज्म का भी, लेकिन वो ऑलरेडी कन्विंस थे बुद्धिज्म के बारे में बहुत पहले से। तो ये इस्लाम के मानने वालों से तो मेरी एक गुजारिश है इस देश में, वो जो बार बार कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने तो धोखा कर दिया और वो तो इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल करने के। भैया मुझे ये बताइए, आप लोग इस्लाम के मानने वाले हैं क्या? क्या मुसलमान कहने का वाहिद कोई आदमी है आपके अंदर? आप तो तमद्दुन में हनूद हैं। मैं नहीं कह रहा, मरहूम डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं इस बात को कि आप तमद्दुन में हनूद हैं। उसका मतलब क्या होता है? रीति रिवाज में आप हिंदू हैं, आप हिंदुस्तान तो आपकी जबान बताते हैं, बड़े फक्र से बोलते हैं, तो हिंदू आपकी जबान नहीं है क्या? मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बनाए कन्वर्टेड मुस्लिम। आप बताइए हिंदू क्या इनकी जबान में नहीं है? लेकिन ये बात संस्कार हिंदू से ही तो हिंदुस्तान बना। बात इस चीज की आ रही है कि जो अभी जो बहुत समाज जो है बहुत ज्यादा हाशिए पे है, बहुत समाजों में तो काफी लोग निकल गए हैं, साहित्य भी आ रहा है, लेखन भी आ रहा है जी, और बहुत समाज जो है अभी भी जो है गटर में है, सीवेज लाइन में मर रहा है। वो समाज को भी इधर लाने के लिए, बहुत समाज आइसोलेटेड है, इधर मूसर है, इधर बहुत डोम है, वो बहुत है, वो उसको इधर मुख्य धारा, अगर हम ब्राह्मणिकल मुख्य धारा नहीं बोलते हैं, हम दलितों की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ रहा? रावत जी, आप अभी बंगाल की बात कर रहे थे, पश्चिमी बंगाल की, जहाँ कम्युनिस्टों ने करीब 35 वर्ष हुकूमत की है। स्वर्गीय ज्योति बसु जी के बेटे चंदन बसु चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रहे हैं, सुना है मैंने। शायद स्वराज पाल जी के वो दामाद भी, हम उनसे जैसा मैं सुना हूं, उनसे उतनी बात कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो रिक्शा खींचता था आदमी घोड़ा बन करके, आज बंद है क्या? अभी भी है, तो 30-35 साल में आज भी खींच रहा है, अभी भी खींच रहा है। जो डोम की हालत पहले थी वो आज भी है वहाँ पर। नहीं तो डोम तो यहाँ दलितों के लिए क्या किया? यूपी बिहार में सवाल इस चीज का है, दलितों के लिए क्या किया? स्टेट ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्या किया? महरोल साहब, मेरा ये भी एक सवाल है, एक सवाल इस बात, ऐसे समुदाय उन्होंने अपने लिए क्या किया? हाँ, ये भी वो क्या करते थे, वो तो वही कर रहे हैं जो करते थे। हम ये मान नहीं सकते, दुनिया बदल चुकी है। ये एक बात है कि जैसे हम कह रहे हैं कि आपने ज्योति बसु का नाम ले लिया या कांग्रेस का नाम ले लिया, ये तो थी, हमारे पास में तो समाजवादी भी थे, बसपा भी थे, अम्बेडकराइट भी थे, हिंदुत्ववादी भी थे यूपी बिहार में। डोम तो यूपी बिहार में बहुत है, नहीं लेते क्या? तो सवाल इस बात का है कि खाली जो है ये केवल या तो इंटरनल जो मैकेनिज्म हो, देखिए दो तरीके की लड़ाई है ना, एक तो कि हम चाह रहे हैं कि सरकार कुछ करे समाजों के लिए, और एक है कि समाज के अंदर भी उथल पुथल होनी चाहिए ना, चर्निंग। तो ये उथल पुथल कब आएगी? नहीं, समाज के अंदर उथल पुथल होनी चाहिए, लेकिन समाज को तो इस लायक रहने ही नहीं दिया सरकारों ने या हमारी परंपराओं ने कि वो कुछ कर पाए। नहीं, के अल्पसंख्यक जो जातियां थी उन्होंने डेमोक्रेसी का, क्योंकि मेजोरिटी का रास्ता है, इसलिए उन्होंने तो फायदा ले लिया, और जो मेजोरिटी में नहीं थी वो उपेक्षित है आज भी। तो वाल्मीकि समाज के अंदर अभी मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत सीरियस डेथ हो रही है, बहुत नीचे मर रहे हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, एक झगड़ा वहाँ भी है कि भाई प्राइवेट हो गया, हमारी नौकरियाँ चली गई हैं, दो तरह के वो हैं। आपने तो बचपन में झेला है कई चीजें, फैमिली देखी होगी, परिवार देखा। रावत जी, आप मेरे को ये बताएं कि आपकी पर्सनल लाइफ में, मैं वही बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में मैं वही बता रहा हूँ, वाल्मीकि समाज के लोग शायद उन बातों को कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जितना समझ पाता हूँ, जितना चिंतन करता हूँ, मेरा सिर्फ इतना सा काम रहता है हर जगह कि इस देश के उन्हें भी जो आज भी अछूतों के से भी अछूत हैं, उनको भी इंसान समझा जाए। एक यूनिवर्सल थॉट है, मानव प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, उसके नीचे मैं एक लाइन जोड़ता हूँ,
मानवता व्यक्ति की सर्वोच्च प्रवृत्ति है, व्यवहारिकता की जरूरत है, भाषणबाजी की जरूरत नहीं। क्या और मतलब व्यवहारिकता क्या है? मैं ये व्यवहारिकता तो बता रहा हूँ कि आप जैसे लोग निकले कंधे में थैला डाल करके और गांव-गांव जाएं। मैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने समुदाय के अंदर से बहुत बाहर निकल चुके हैं और इतनी बड़ी पार्टियों में आप रहे और अच्छी पोजीशन पर रहे। समाज आप बोल रहे हैं कि आपने देखा है, लेकिन क्योंकि आपके साथ कभी हुआ पार्टी के अंदर की हाँ, मैं बताता हूँ आपको, कोई जाति, मैं बताता हूँ। मैं एक बार गाजियाबाद गया कर्पूरी जी की जयंती में, वहाँ मैं बोला, मेरे बोलने के बाद वहाँ के सांसद बोले और एक पार्टी के मशहूर पार्टी के शहर के अध्यक्ष बोले। उन्होंने कहा मेहरोल जी जैसे लोगों को बुला करके हमको सीखना चाहिए। तब तक शायद उन्हें मेरी जाति का पता नहीं था। अच्छा। और जब उन्हें मेरी जाति का पता चल गया तो मेहरोल से बात करना भी उचित नहीं है। और बता दूं, जो अपने आप को सत्य शोधक चलाते हैं, अच्छा, उनकी मीटिंग में नागपुर में उन्हीं की मीटिंग में एक बार मैंने साफ कहा, मैंने कहा मानवता, समानता, एकता, ये बातें सुनने में शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक सफाई पेशा जातियां इसका सर्टिफिकेट न दें कि यहाँ मानवता और समानता है, तब तक सब बेकार है। एक उन्हीं में से लोग खड़े हुए जो खास लोग थे उनके, उन्होंने कहा बस 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 हो गया बोल। ये मानसिकता है लोगों की, जिनको झूठ का बोध नहीं है वो सत्य शोधक है। अब क्या करें इस मुल्क में, तो जिनको झूठ का बोध नहीं है वो सत्य शोधक कैसे हो सकता है? देखिए, आप जैसे आप इतनी विचारधारा में आए, समाजवादी भी आए, आप ऐसे आए, आप कैसे ग्रो किए? आपको भी तो कुछ प्रेशर रहा होगा बचपन में। आप गढ़मुक्तेश्वर में, जब गढ़मुक्तेश्वर जैसी जगह जो है बहुत, जहाँ जाटों का इतना डोमिनेंस है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे ग्रो किए हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या झेला है आपने? मैंने अपने इलाके में जो काम किए हैं, आज भी मुझे उन काम पर फक्र होता है कि सियासी लोगों को वो काम कब का दौर है आप मतलब गांव से लेकर के और अपने इलाके तक। और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, चौधरी राजेंद्र सिंह जब कृषि मंत्री थे, एक चीनी का कोटा पकड़वाया था मैंने, जो ब्लैक करते थे, उसको एसडीएम कैंसिल नहीं कर रहे थे। अब एसडीएम से मेरी चल गई। जब बात राजेंद्र सिंह जी के सामने आई, वो मीटिंग में, सिंभावली में मीटिंग थी, वो गए, उन्होंने एसडीएम से कहा कि भाई जो सही बात है, जब पकड़ी है चीनी गलत है, गलत काम कर रहा है, तो उसको कैंसिल क्यों नहीं करते हो? कि साहब इनके अलावा मुझसे सब खुश हैं पार्टी में, और कोई आदमी मुझसे नाराज नहीं रहता इस इलाके का, यही नाराज है बस। तो उन्होंने उससे डांट के कहा कि तुमको गैरत आनी चाहिए, ये आदमी दलाली करता है क्या तुम्हारी? कोई गलत काम करता है, कोई गलत काम कराया, एक ही आदमी है जो सही काम कराना चाहता है, वही तुमसे खुश नहीं है, तो दलाल खुश होंगे तुमसे। तो नहीं मेहरोल साहब, ये क्योंकि राजनीति में खास करके उस जमाने में दलितों का जो है एक सामान्य पार्टी में, मुख्य धारा की पार्टी में आना बड़ा मुश्किल होता था, खासकर उस पोजीशन में जाना जहां पहुंचे। तो जब आपने शुरुआत किया होगा, आप तो भंगी समाज के हैं जी, तो जब शुरुआत किया तो आपकी जाति और आपको कैसे स्पेस मिल गई? लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया आपको? लोग कहाँ एक्सेप्ट करते हैं? नहीं कर रहे? वो नहीं है, वो तो कहते हैं जब तक वाल्मीकि नहीं बोलेंगे अपने आप को, तब तक वो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे हमदर्दी है क्योंकि मैं उसमें पैदा हुआ हूँ। उनका हर जगह जहाँ भी होता है मैं वकालत करता हूँ, ज्यादा वकालत नहीं करता, सिर्फ इतनी वकालत करता हूँ कि उनको भी इंसान समझा जाए। तो मतलब आप अगर वो इंसान की तरह समझ लिए जाएं तो बहुत बड़ा काम इस मुल्क में हो जाएगा। और एक गुजारिश और है, हम लोग दलित जनजागृति को मिशन के रूप में चला रहे हैं। सतवीर सिंह जाटव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका राष्ट्रीय सलाहकार हूं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैडम जी अगर मेरी बात को मान लें और सही ढंग से दलितों को जागृत करें, समाज के दूसरे वर्गों को जागृत करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उन लोगों की जरूरत है जो चुप से घर में बैठे हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी। मैडम जी तो लोग मैडम मायावती सोचेंगे, मैडम रजनी तिलक जी हैं। मैं रजनी तिलक की बात करता हूँ, मैडम मायावती तो क्या करती हैं? लोगों का कहना यह है कि वो गेस्ट हाउस कांड हुआ ही नहीं, वो ठीक है, उस पे बहस करने वो तो अलग बात है। नहीं हुआ तो है, हुआ तो है। वो आप वहाँ पर हमने तो ये अलग अलग किस्म की वो चीजें अलग बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके यहाँ के जो समाज ने आपको ज्यादा नहीं ध्यान दिया, क्योंकि आपने अपने नाम के आगे वाल्मीकि ने लगाया जी है। तो वाल्मीकि में ये दिक्कत हो गई कि भाई वो आप अपने रूट से कट गए।
लेकिन रूट से रूट से कट गए। मैं समझता हूँ मेहरोल जो है वो वाल्मीकि सरनेम है, नहीं उससे कटना नहीं है। जरूर है, लेकिन वाल्मीकि ने लगाया ना इन्होंने। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी विशेषता बताऊंगा आपको, देखिए 1994 की लोक दल का, चूंकि मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी था और राम अवधेश सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो तो आप जो है आपके जो बचपन में आप जिस समाज में पैदा हुए, पेरेंट्स के हिसाब से कैसी आपके घर में माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार था? जो परंपरा इस मुल्क की रही है, मेरे गांव में भी वो परंपरा ही थी, उससे कुछ अलग नहीं था। मतलब किनारे पे अलग अलग बस्ती रही? मेरे नहीं, बस्ती तो गांव के साथ ही थी, अलग नहीं थी बिल्कुल जी। लेकिन जो सोच था लोगों का वो वही था जो आम होता था या है। उसमें मेरे गांव के कई लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता था कि वो बेगार नहीं करते थे सामंतों की जी। और बेगार न, ये बात मुझे अखड़ती थी बचपन में ही अखड़ती थी। पे इनकी गलती क्या है? वो कई लोग, मैं समझता हूँ कि वो कुमल चोरी करवा देते थे लोगों को और पुलिस को झूठे नाम बता देते थे जो उनकी बेगार नहीं करते थे। अच्छा। और उनको सजा दे करके फिर छुड़ा करके लाते थे कि इतने खर्च हुए, वो बेगार करते रहते। अपने बारे में बताइए, आपका बचपन आपका कैसे जो बीता, है आपके माँ बाप क्या महिला ढोने थे, की बहन प्रथा वहाँ पर थी, कैसे थी, क्या महिला फैसले? ढोने की प्रथा तो मेरे गांव में अपने इसलिए बारे में नहीं है बताइए कि कि आपका महिला ढोने बचपन की कैसे प्रथा- बीता। वैसे एक बात है, पेरेंट्स ये क्या जो थे ये जो आपके? महिला ढोने की प्रथा के लिए इन्होंने नियम कानून बना रखे हैं, ये कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए बेवकूफ बनाया जा रहा है कि इनके यहाँ पर जहाँ शुष्क लैट्रिन है, शौचालय है, उनको तो ये रखते हैं उस कैटेगरी में कि महिला ढोने की प्रथा। लेकिन जो मोस्टली हिंदुओं के गांव हैं, वहाँ जो घर के बाहर कूड़ा डालते हैं और उस बच्चे को टट्टी कराते हैं, उस टट्टी को कौन साफ करता है? उसके साफ करने वाला उस कैटेगरी में नहीं आता महिला ढोने की। क्यों? वो उस कैटेगरी, चूंकि इन्होंने नियम कानून जिन है। जो काम करते हैं उनको तो होश नहीं, उनके नेताओं को होश नहीं, और वो बनाए क्यों? तो नहीं, गांव में जैसे आप रह रहे हैं तो आपके माँ बाप, आपके पिताजी तो आपने बताया इंडियन एयरलाइंस में जी, जी। काम करते थे, तो जी। सफाई कर्मी थे या और पोजीशन में थे? क्लास रोडर थे या सफाई कर्मी थे, इस तरह से अच्छा, काम अच्छा, चलता अच्छा। था उनका। तो जो गांव में जो मतलब पूरा उस समय जो आपके बिरादरी के और लोग तो रहे होंगे उसमें, जी जी तो ये काम चलता रहा होगा। तो आपका दौर तो बहुत पुराना है, जी 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 47 बिल्कुल उसी तरह सफाई का पेशा करते थे सब लोग। पता। तो कैसे उसमें से कुछ निकले, कुछ बंद हुए, तो आप पे कभी दबाव नहीं पड़ा कि भाई ये होना चाहिए? आपके पिताजी ने कैसे सोचा कि आप ट्रेडिशनल जो काम है उससे बाहर एक्चुअली निकले? मेरी एक आदत बचपन से हो गई थी। मैंने कुछ बाबू जगजीवन राम की एक वो 9 कन्वजिया और 13 चुला क्या है किताब बुकलेट थी, वो पढ़ी। और फिर मैं मौर्य जी का भाषण सुना कई जगह उससे। और फिर जब दास साहब के संपर्क में आ गया तो दास साहब से तो पूरा जानकारी जितनी कर सकता था। दास साहब के संपर्क में भगवान दास जी के तो बड़े बारे में। होकर आए ना बचपन बहुत में। लेट में क्या आए। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक जंतु पैदा हो गया कि यार ये मानवता के खिलाफ है। तो जो आपके यहाँ पर जैसे आपने बताया रही कि भाई आपका जो समुदाय था वो महिला ढोने का काम में था जाता, हाँ और वहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की, दूसरी जातियाँ भी होंगी जी, आप? बस 2 ही जातियाँ थी, अच्छा, कौन? महर्षि भगवान वाल्मीकि के वंशज हाँ। और चमार या जाटव कहलाने वाले। अच्छा, उस गांव में जो आपकी पढ़ाई कितनी है? रुको, ओ, इससे मैं तो पेरियारिस्ट हूँ पढ़ाई के मामले में। पेरियार में कैसे? पेरियार जैसे पेरियार जी को नहीं पढ़ने दिया अच्छा, तो आपको मैंने ठेकेदारों, ऐसी मैंने आपको बताया कि मुझे गजेंद्र दत्त गौड़ मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा अगर पढ़ाई नहीं छोड़ोगे तो अंधे हो जाओगे। तो कौन सी क्लास में थे आप उस वक्त? मैंने छोड़ दिया हाई स्कूल से। हाई स्कूल से? हाई स्कूल तक पढ़े आप? हाई स्कूल पार कर दिया था आपने? नहीं किया। और आप एक बिजनेस भी करते थे? बिजनेस भी करता था। अभी आपको बिजनेस तो मैंने लेदर बोर्ड का भी हाँ। किया और किसी के बारे में साथ बताइए। ठेकेदारी भी की, हाँ, वो business खुदाई भी की और काम कई बहुत किया बहुत कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नहीं, फिर भी आप वो क्या बिजनेस संक्षेप करते में मैं यही कहता हूँ कि मैंने कारोबार बहुत किया बहुत कुछ, हुआ कुछ नहीं। राजनीति में ज्यादा समय दे दिया? राजनीति को समय ज्यादा दिया है, राजनीति ने ये भी कह सकते हैं आपके बिजनेस फेल कर दिया। तो क्या ये भी हो सकता आपके है। घर वालों को आपसे शिकायत होंगी बहुत सारी? बहुत शिकायतें हैं। बहुत है? क्या शिकायत है? घर परिवार और यार दोस्त कोई मुझे पसंद नहीं करता, बेटे क्योंकि मेरी बात सबसे अलग है। जी। मैं एक परिवार तबाह हो जाए इसकी परवाह नहीं करता,
लेकिन ये देश, ये समाज सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए, मानवता आ जाए, जो बाबा साहब चाहते थे, तो एक परिवार कोई मायने नहीं रखता। कि लोग यही बोलते हैं कि मेहरोल साहब जो है अपने समाज की जो है मुद्दे नहीं उठाते ज्यादा, नहीं, क्या और समाज के नेता नहीं बनना वो जानते ही नहीं कि मुद्दा है क्या। अब बताइए, मैं उन लोग मानवता का हक दिलाना चाहता हूँ, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। अच्छा ये बताइए, आपने त्रिलोकपुरी में एक काम शुरू किया था। मैं भगवान वाल्मीकि की जय बोलूं, बस ये मुद्दा है। मेहरोल जी, आपको दूसरे समाजों ने तो स्वीकार किया, ये तो है। मैं नहीं पिछड़ों में गया, मैं बाय माइनॉरिटी के लोगों में गया, और दलितों में भी जाता हूँ, उपलब्धि क्या जगह जाता हूँ, जी, वो सब समझते हैं। वो मतलब आपको एज ए पॉलिटिकल लीडर आप एक्सेप्ट एज ए पॉलिटिकल वो मानते हैं कि हाँ आदमी जानता है और जो बात कहता है उस तथ्य सबूत के साथ कहता हूँ मैं। तो पर आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा? चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव इस मुल्क में लड़ना, वो तो इंदिरा गांधी जी ने जब पहले, आप जिस जमाने में पार्टियों में थे, उस जमाने में इतने सीनियर व्यक्ति थे आप, तो मैंने बताया आपको कि राजनारायण जी जब चुनाव लड़ सकता था उस वक्त तो पार्टी। चाह रहा हूँ कि आप इतने, आपका राजनीतिक सामाजिक जीवन इतना बड़ा रहा है, जी। तो आपके सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? इस जिंदगी में खोया ही है, पाया तो कुछ है नहीं। मतलब कुछ क्योंकि लोगों के लिए बचपन पाया। से ही कुछ ऐसा था, क्योंकि आपको बचपन की बात बतानी जरूरी हो गई जी है। जी जी। मैं एक भंगी के घर में पैदा हुआ, ये धारणा शुरू से मैं कभी झूठ बोलने नहीं, क्यों बोल रहे किया। थे? तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरी गांव में अगर छुआछूत खत्म हुई तो वो ब्राह्मण है। छुआछूत खत्म नहीं होता? छुआछूत गांव में जो खत्म की? जो खत्म की हाँ। वो ब्राह्मण परिवार है। अच्छा, अच्छा एक उतने की? बूढ़े पंडित रामचंद्र जी थे मेरे गांव में, वो जब गुजर गए तो उनकी 13वीं थी। उस 13वीं में सबको जाना था, सब पूरे गांव को दावत दी थी उन्होंने। तो लोग पूछने लगे उनसे, उनके जो लड़के थे जो मेरे साथी थे क्लास फेलो, उनसे कहा कि भाई श्रीचंद को बुलाओगे? कहा श्रीचंद को ना बुलाएंगे। क्यों? श्रीचंद को बुलाएंगे। कहते उसे कहाँ बिठा के खिलाओगे? तो तुझे कहाँ बिठा के खिलाएंगे? अपने सर पर बिठाएंगे क्या तुझे? अरे जहाँ तुझे बिठाएंगे वहीं उसे बिठाएंगे। अच्छा। तो 2 4 5 6 आदमी इकट्ठे होकर के, जाट और लोधी वगैरह सब इकट्ठे होकर हम लोग गए और जा करके वहाँ बैठ करके, जैसे सब खा रहे थे बैठ कर वैसे ही सब खा करके, और जैसे सबने व्यवहार था सबका वैसे ही हमारा भी था, कोई ऐसी बात नहीं है। खा करके हम लोग चले आए। यहाँ से शुरू हुआ। फिर जाट प्रधान और एक खास आदमी जो जाटों में था, उस आदमी का नाम मेरे दिल से कभी हटता नहीं है। बशर्ते मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मिलने वालों के लिए कहाँ से कर पाऊँ। उस आदमी का नाम है चंद्रकिरण सिंह। चंद्रकिरण जाट। वो उसने एक दुकान शुरू की ऐसे ही गांव में टाइम पास करने के लिए। चारपाई डाल के रखता था, मैं चारपाई पर बैठा लेटा रहता था और वो चाय बना करके पिलाता रहता था। और उसकी चाची गालियां देती थी, अरे चूड़े क्या ना बिठावे, अरे उसे खाट पे बिठाए रखा है और चाय पिलाता रहा उसने। इस तरह की बातें बहुत शुरू में हुई। और सच बता दूं आपको, आज भी जिनको हम पिछड़ा और दलित कहते हैं ना, उन जातियों में तो शायद आज भी उनको एतराज हो जाएगा। मेरे जो खास लोग थे दलितों में, वो जब कोई बात आती थी मेरे बारे में तो यूँ कि भाई हम उसे खिलाई तो दें, उसके घर खाते तो नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। और जाट लोधी राजपूत और दूसरे लोग मेरे घर पर, अगर जब मैं बड़ा हो गया तब मैं उनके यहाँ खाता था तो वो मेरे यहाँ खाते थे। तो उनमें तो ये चीज़ आ गई। लेकिन खास तौर पर उन्हीं लोगों में जो खुद अपने में आए, एक अछूत या ये दलित या निकृष्ट लोग कहलाते थे गांव के स्तर पर, उन्होंने मुझे बहुत बाद में जाकर के चारपाई पर बिठाना शुरू किया। अच्छा, ये मेरी जिंदगी बाद में एक्सेप्ट किया। मतलब बाद में हो गया एक्सेप्ट की या अभी भी? बाद में हो गया, लेकिन कोई खास नहीं। अच्छा, चला गया, पहुंच गया तो बोले गए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों का मतलब जो छुआछूत खत्म, पर्सनल लेवल पे आप बता रहे हैं कि जी मेरी पर्सनल, लेकिन वो मेरे साथ था व्यवहार। तो मेरे पूरे गांव के सब महर्षि भगवान वाल्मीकि के वंशजों के साथ नहीं था। तो इसका मतलब मेरे साथ था। ये क्या कारण है कि आप राजनीति में इतना ऊपर उठ चुके थे उस समय? क्या दौर था आपका? कौन एक्चुअल क्या है कि सोशलिस्टों का कुछ रवैया ऐसा ही था उस वक्त।
सोशलिस्ट जल्दी ही रेज कर जाते थे, वो अत्याचार के खिलाफ तुरंत खड़े हो जाते थे। और मेरी वो आदत थी कि अत्याचार के देखा तो तुरंत सामने आ गया, तो उसकी वजह से लोगों में जान पहचान बहुत जल्दी बन गई थी। पूरी तहसील में यही रहा फिर मेरा। तो आपका ये मानना है कि मतलब जो है दूसरी जातियों से लोग बदल सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। देखिए बदलने में उनको कोई परेशानी नहीं है, गांव का आदमी जल्दी बदल सकता है, बशर्ते उसको कोई व्यवहारिकता में समझा। आप देखिए खेती में काम करता है, एक चमार भी काम करता है, जाटो भी काम करता है, और जाट दूसरे जाति के लोग भी काम करते हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। उनको लड़ाने वाले आपस में कुछ और लोग हैं बाहर के, तो जब पश्चिम आपस में कोई लड़ाई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सहारनपुर में भी हुआ जी, तो ये सहारनपुर के घटनाक्रम को कैसे आप विश्लेषण? सहारनपुर की जो घटना है, सहारनपुर की घटना जैसा अखबारों की मीडिया से हमको पता चलता है कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए तो परमिशन नहीं मिली, उन्होंने महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप की परमिशन चाहिए तो मिल गई। ये प्रशासन जो है ना, एक्चुअल क्या है कि सत्ता तो बदलती है, प्रशासन नहीं बदलता, लेकिन जो असली सत्ता है परमानेंट कहलाता है। अधिकारी जो है वो पहले भी कहा था उन्होंने कि परमानेंट को टेम्परेरी डांट गया, डॉक्टर अम्बेडकर भी ये कहते ये परमानेंट खतरनाक चीज है इस मुल्क में। परमानेंट में अब मैं सुनाऊंगा कि सहारनपुर के अंदर जो है जो हुआ है उसमें जो परमानेंट है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन गांव में तो लोग रह ही रहे हैं। गाँव में तो रहेंगे ही। अच्छा भाग कहाँ जाए? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक पॉलिसी दी थी कि जितनी कल्लर बंजर खोले खादर जमीन है, इसके लिए भूसेना बना के देश की फौज जब ऑपरेशन में रहती है तो बॉर्डर पर रहेगी, तो उसके बाद जब पीस में रहती है तो उनको मशीन दे दीजिए, ट्रैक्टर बुलडोजर वगैरह, वो बेकार जमीनों को कृषि योग्य बनाएंगे। और कृषि योग्य बना करके जाति विशेष की बात नहीं, जो खेती करना चाहता है उसको कम से कम 100 बीघा जमीन दीजिए, अच्छे बीज दीजिए, पानी का इंतजाम करिए। तो शायद नेहरू जी ने मजाक किया कि अरे जब गेहूं की जरूरत पड़ेगी तो छतों पर बोलेंगे। अकल के आदमी ने बात कही थी, अकल के लोगों ने समझा, तहसील में जा करके लोगों ने जो सरकारी जमीनें थी वो अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिए, सब रिकॉर्ड पर आ गया, प्रिविलेज क्लास से जी मालिक बन गए उसके। जबकि सब, और यहाँ भी यही हो रहा है, आज भी हो रहा है, ये मत कहलवाइए, दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में तो बोर्ड की जमीन इतनी प्राइवेट और संस्थाओं ने और सरकार ने कब्जा रखी है कि भाई मैं तो इस मुस्लिम के बारे में तो कुछ बस कहना ही नहीं चाहता। अभी मुस्लिम के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो कल्लर बंजर घोषित कर दिया है, रिकॉर्ड पर गलत इंदराज कर दिए, उसको दुरुस्त किया जाए। ऑर्डर पास हो गए, जिन्होंने गलत किया वो क्यों करेंगे? मुस्लिम को होश ही नहीं है इनके नेताओं को कि उसको ठीक कराएं। और यूपी सरकार ने 2 भाषिया ट्रांसलेटर अपॉइंट किए, उर्दू और हिंदी के जी। अब जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो तो एप्लीकेशन देता है इंग्लिश में, बेपढ़ा लिखा देता है हिंदी में। इसका मतलब वो जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा? कोई चपरासी होगा, कोई चौकीदार होगा, और किसी से शायद सफाई भी करा लेते हैं, इस काम में लगे हुए। तो ये बताइए कि तो ये तो कुछ करते नहीं ना नेता। आज अब आपका आगे का क्या सोचते हैं आप? समाज आगे का प्लान ये है, जिंदगी का आखिरी चरण है ये। अभी क्या उम्र है? आखिरी चरण है, 73-74 वर्ष का हूँ। माय गॉड। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोग हैं मेरी नजरों में, अगर वो साथ आ जाएं तो हम लोग जनता तक अपनी बात पहुंचा दें, बाकी काम जनता का रहा, कि माने ना माने। जैसे सतवीर सिंह जाटव है, मैं उनसे कहता हूँ यार ये जाटव शब्द हटाइए, आप अपना नाम बदल दीजिए, आप सत्यवीर भारतीय लिखिए। वो हाँ करके छोड़ देते, करते नाम बदल गया क्या? नाम बदल और भी कई लोग नाम बदल के नहीं, एक असरदार सत्यवीर, उपजाति का पुछल्ला हटाना चाहिए। सत्यवीर, ये जाटव शब्द जो है, जैसे मैं वाल्मीकि को कहता हूँ भाई ये भी दिया हुआ और ये भी कुछ लिया हुआ या दिया हुआ, मुझे जो भी है कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं कोई, और इसकी बैकग्राउंड में पूछता जाट का वो पता है हमें, जाट का जाटा हो गया है नाम से कोई, लेकिन वो वह नहीं कटेगा। नाम से कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, नाम से कोई अच्छा नहीं। हमको हमारे माँ बाप ने नाम दे दिया, कब तक उसको घिसा पिटा के मैं वही कहता हूँ कि नाम कुछ भी रख लीजिए। मैंने कहा ना कि मानव प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, मैं उसके नीचे एक लाइन जोड़ देता हूँ, मानवता व्यक्ति की सर्वोच्च प्रवृत्ति है, व्यवहार बदलिए, जरूरत व्यवहार बदलने की है।
ये भाषण से जो हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अभी जो है आप कह रहे हैं कि लोगों में जाना चाहिए सब चीजें, अभी बताइए कि कोई आपके जीवन में जो चीज वो नहीं कर पाए हैं वो करने का प्लान है अभी, ये जो अभी आपको बहुत बस ये है कि मैं जनता को, आम आदमी जो गांव का है, जब मैं जाकर के गांव में बोलता हूं तो वो लोग ये कहते हैं कि साहब आप जो बोल रहे हैं ये तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं, और भाई इसके लिए मैं क्या करूं, किसी ने नहीं बताया था। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आदमी जो बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने या करीब 300 लोगों ने ये संविधान पास किया है लिख करके, तो जिनके लिए लिखा है ये संविधान वो लोग तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, देखते पसंद नहीं करते संविधान को, और सरकार जरूरत नहीं समझती कि संविधान और कानून और नियम जनता को बताएं। क्या हो रहा है जनता के साथ में, परंपरागत जैसे चली आई है गुलामी ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं। उसको रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, इज्जत के साथ 5 चीज अगर नहीं मिली तो उसको आजादी का एहसास ही नहीं हुआ। 70 वर्ष हो गए, कब होगा ये कब होगा? आज भी गुलाम समझा जाता है तो मजदूर और किसान को, गरीब को। इसका मतलब ये है कि हम सब लोगों को अपनी बीमारी का तो पता है लेकिन इलाज का पता नहीं। इलाज नहीं है। और जितने भाषण दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात रावत जी आपने कही, जितने लोग भाषण देते हैं वो बीमारी 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 बताते हैं। मैं ये कहता हूँ भैया इलाज बता दो, इलाज तो बताओ क्या है। जितने इश्यूज है ये जो ज्वलंत इश्यूज हैं, बर्निंग इशू हैं, हर मैं अपने विचार रखता हूँ उस सब पर। और अगर उनको लोग मान लें, संशोधन अगर आप मेरा अच्छा संशोधन है तो मैं उसे भी मान लूंगा, उस सबको मान लिया जाएगा। हमारे जो लेकिन लागू करिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षशील अम्बेडकरवादी ना कहा कथित शब्द जरूर जोड़े। मैं ये बोल रहा हूँ अम्बेडकरवादी अगर होते तो भारत की तस्वीर बदल जाती है। सभी ऐसे नहीं है। अरे तो आपको कहा मैं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रही, ये बात इस चीज का नहीं है। इसमें एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम लोग किसी के बारे में भी, क्योंकि कोई भी फिर आपके बारे में भी कोई बोलेगा, हमारे बारे में कोई बोलेगा, किसी के बारे में बोल, और ये तो बहुत इजी हो गया है बोलना। आपको मैं सिंपल से पूछना चाहता हूँ कि लास्ट सवाल है कि हम लोग जो है, जो आप बोल रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए, और ये दौर सबसे खतरनाक दौर भी है, तो आप मानते ही होंगे कि ये जो आज का दौर है वो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों का एक संगम हो चुका है, तीनों का, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट और पूंजीपति, तो तीनों का एक शतरंज खेल रहे हैं। किस तय है पहले से किसकी कितनी चाल चलती है। और उसका एक मिसाल दे दूं आपको, चाकू की नोक से सैकड़ों हजारों लूटने वाला क्रिमिनल है इस मुल्क में। पुलिस डंडा लिए घूमती है, रिवॉल्वर लिए घूमती है। रिवॉल्वर की नोक से हजारों लाखों लूटने वाला बड़ा क्रिमिनल है, रात दिन पुलिस उसके पीछे रिवॉल्वर बंदूक लिए घूमती है। और कलम की नोक से करोड़ लूटने वाला शासक और प्रशासक जनता का मसीहा है, कुशल प्रशासक है। और जिस आदमी को आईएएस लॉबी ने वोट डाल करके महाभिरत चुना, वो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना है। तो मेरा केवल ये कहना है कि कैसे हम, क्या आप बोलना चाहेंगे लोगों को कि हमको किस तरह से एक होकर के कैसे लड़ना चाहिए, क्या उसकी? हमारा मतलब ये है कि जो इसके लिए संविधान लिखा गया, संविधान की जो अच्छी बातें हैं उनको माना जाए, उनको लागू करने की कोशिश की जाए। जो गलत है उनको ठीक कर दिया जाएगा। विसंगतियां हैं, मैं भी जानता हूं कि संविधान में विसंगति सत्ता में हो तो कुछ वकीलों को, होशियार वकीलों को बिठा करके पूरी संविधान की समीक्षा की जाए। एक समीक्षा पर और आपको बता दूं, जब समीक्षा तो मोदी जी अटल जी ने समीक्षा की संविधान की, समीक्षा तो बीजेपी करा रही। हाँ, जब समीक्षा की तो माननीय के.आर. नारायण जी ने कहा था, राष्ट्रपति जी ने, कि किताब की क्या समीक्षा करनी है, समीक्षा तो उनकी करो जिनकी जिम्मेदारी संविधान को लागू करने की। तो माननीय अटल जी ने कहा कि ठीक है, 50 वर्ष का पुराना किला अगर मजबूत भी हो तो मरम्मत तो करनी ही पड़ती है। तो मरम्मत अमेंडमेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात कही, अमेंडमेंट होते हैं ना, बात तो बहुत अच्छी कही। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, और हर मंच पर कई बार कहता हूं, अटल जी जो प्राचीनतम है धर्म आपका, विश्व गुरु है, उसका भी मरम्मत कर लो। उसकी मरम्मत कब 50 साल के संविधान, सही बात है, राइट। तो उसकी मरम्मत कब होगी, इतना मुझे बता। 70 साल के संविधान के मरम्मत मैं इंतजार कर रहा हूँ उसकी मरम्मत कब हो, ताकि मुझे भी इंसान समझा जाए।
ताकि मुझे भी इंसान समझा जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। तो 2500 साल के जो है मनोवाद की मरम्मत करने का भी समय है, तो आज यही कब आएगा? की सबसे बड़ी बात है, वो इंतजार कर रहे हैं कब तक, कब आएगा वो? क्या उसमें कोई डिलीशन, कोई एडिशन, कोई नई चीज आएगी या नहीं आएगी? अगर उसकी मरम्मत हो जाती है, शायद है बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार ना करते। हम क्यों कहेंगे ये वाली बात? हम मैं एक बात कहता हूँ, नहीं, ठीक है वो करें ना भाई, बाबा साहब ने कर लिया, लेकिन इनको तो बदलना चाहिए ना, अपना भी तो बदलने की कोशिश करें। इनको नहीं बदले, इनको तो हम अपना जो बदलेंगे, ये पुराना नहीं बदलेंगे। ठीक है। इनके जो प्लानिंग है, जो इनका टारगेट है, तो वो अपनी मरम्मत करते रहे और वो हम उसको अपने- पूरा करना है। नहीं तो चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका, वो अपनी मरम्मत करें, हम अपना काम करें, ज्यादा हम अपना काम करें, जनता को एजुकेट कर दें, समझदार बन जाएगी जनता, तो शायद इस मुल्क में भारत गारत होने से बच जाएगा। मुझे कभी कोई गिला नहीं होता, आरएसएस से भी नहीं है, बीजेपी से भी नहीं, किसी से नहीं है। मुझे वो शख्स, वो संस्था चाहिए जो भारत को गारत होने से बचा सके और मानवता को ला सके, कायम कर सके देश में। मैं उसका साथ दे करके जो बाकी जिंदगी उसको वक्फ कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।